मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा सिर घूम रहा है। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था, सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार यानी गुड फ्राइडे हम मोनापोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था। बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहां हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोज़ार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सकें, इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह है कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थीं ही। मोशी हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वानदान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए, लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाजा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आए। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैंने मार्गोट से कहा, तय है। पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी। पिताजी, मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेस वानदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रही। उसके बाद का मामला है। मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आईं। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए। उनके पीछे मिस्टर वानदान, बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के 2 धमाके सुने। वह नीचे गया तो देखता क्या है कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और होमगार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए।
जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधों में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वांदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाजें आईं। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले, लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वांदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वांदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है, उन आदमियों में से एक भुनभुनाया। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थीं। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसल और मिस्टर वांदान ने डसल साहब की किताबें उठाईं। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोलीं, फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। तुम्हारी एन। मंगलवार 13 जून 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई हूं। मुझे काफी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टें, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मियप की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियां, और सबसे बड़ी बात, मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कल चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर तथा आर्मोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर। यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की थाह पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है, ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आजाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आजाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगे, डच ईस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपें और थके टूटे हारे और लुटे पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत हुआ होता और सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा।
मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। लेकिन एक फर्क है, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूंगी और काफी हद तक बदल चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाघुसेड़ू और अपने आप को 30 मार्का समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं ही अकेली अक्खड़ हूँ, या वे सभी हैं? यह सब वाहियात लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा यह आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले 2 लोग हैं, मिसेज वांदान और डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़बुद्धि हैं, मूर्ख, जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उन्हें बेहतर काम करके दिखाए। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये 2 जड़मती मिसेस वांदान और मूर्खाधिराज डसल हैं। मिसेस वांदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती हैं क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूं। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज्यादा छोटी पड़ गई हैं। और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही 30 मार्का समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती। यह बात डसेल पर भी फिट होती है, लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहां आग होगी धुआं भी वहीं होगा। और मुझे यह मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती हैं तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है। कैसे होगी इससे मुक्ति? जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता, मुझे कोई नहीं समझता। यह वाक्य मेरा हिस्सा है, बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतने गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस, ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं क्या किट्टी? मैं मानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए न जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाजत न देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्जामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व को मुझसे छुपाता क्यों है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज्यादा घुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ। हालांकि मुझ पर लगातार यह आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं। कि कई बार ऐसे घुन्ने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है।
क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूं और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूं? मैं उस वक्त को याद करती हूं जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज, चांदनी और खिलती कलियां, इन चीजों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बांधा न होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीजें बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है। बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक जबरदस्ती आंखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चांद को देख सकूं। अफसोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी। खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी। तेज हवाएं चल रही थीं। बादलों के बीच लुका छिपी चल रही थी। इस सारे नजारे ने मुझे मंत्र मुक्त कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में यह पहली बार हो रहा था कि मैं आमने सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात करने की मेरी चाह लगातार बढ़ती गई थी। तब मुझे चोर उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं रहा था। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नजारे देखती रही थी। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आजाद होंगे और फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। प्रकृति गरीब अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। यह वैलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लेखा यही है। कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चीकट हुई खिड़कियों में घुसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि यह गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम हैं। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफी ही थी। चूंकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं। मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जनने के बाद उसका शरीर
अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकिया दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है, बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज की भर्त्सना करती हूँ वह है हमारे मूल्यों की प्रथा, और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूँ जो यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल देव जी से पूरी तरह सहमत हूँ जब वे कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं वहां जन्म अनिवार्य और टाला न जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए बात करना बहुत आसान होता है, उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी, वे सब औरतें जो एक उफ भी किए बिना, यह लंबे चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफें सहती हैं। तुम्हारी N.M. फ्रैंक।